तो आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर आधारित है, अमीरी गरीबी के झूले से समृद्धि की ओर। और इस कहानी में एक किरदार है विक्रम। और विक्रम की कहानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में से कई लोगों की कहानी है। सोचिए, एक नई नवेली कॉलोनी, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और हर दरवाजे पर एक कार खड़ी है। हाँ बिल्कुल। विक्रम के पास भी अच्छी नौकरी है, मोटी तनख्वाह है, घर में वो 84 इंच का बड़ा वाला टीवी है। मतलब बाहर से देखने पर एक बिल्कुल परफेक्ट सफल जिंदगी। पर जैसा कि अक्सर होता है, घर के अंदर का माहौल कुछ और ही था। बिल्कुल, बाहर के इस चमक दमक के पीछे एक खालीपन था। कहानी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि घर में हंसी कम और तकरार ज्यादा थी। और मुझे लगता है यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। सही बात है। हम विक्रम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सफलता का मतलब क्या सच में वही है जो दिखता है, या हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तो इस बातचीत में हम अमीर और गरीब की जो पारंपरिक सोच है उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, और एक तीसरे ज्यादा गहरे विचार को समझेंगे जिसे कहानी में समृद्धि कहा गया है। तो चलिए विक्रम की इस दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। कहानी बताती है कि उसकी पत्नी अक्सर कहती थी, इतनी ईएमआई भरते भरते जिंदगी निकल रही है। और बच्चे क्या कहते थे? पापा, आप हमेशा बिजी रहते हो। हाँ, और विक्रम खुद इस सोच में डूबा रहता था कि जब वो ये सब परिवार के लिए ही कर रहा है तो परिवार खुश क्यों नहीं है, मन में वो शांति क्यों नहीं है। और ये सवाल ये सिर्फ विक्रम का नहीं है, ये आज के शहरी मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा एक संकट है। हाँ, यहाँ पर समस्या पैसे की कमी की नहीं है जैसा कि आमतौर पर लगता है। यहाँ समस्या सोच की है, हमारी प्राथमिकताओं की है। पैसा तो आ रहा है पर वो जा कहाँ रहा है, क्यों जा रहा है, और उसकी असली कीमत क्या चुकाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये विवेक कहीं खो गया है। हम साधन इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये भूल ही गए कि इन साधनों का असली उद्देश्य क्या था। उद्देश्य तो शायद सुख और शांति पाना था, लेकिन अब साधन इकट्ठा करना ही अपने आप में एक मकसद बन गया है। हाँ, कहानी में कार का जो उदाहरण है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। विक्रम ने कार जरूरत के लिए नहीं खरीदी थी। नहीं, उसने खरीदी थी सम्मान के लिए। बिल्कुल। ये सोच कि दरवाजे पर कार खड़ी होगी तो पड़ोसी, रिश्तेदार सब समझेंगे कि देखो कितना सफल आदमी है। और ये एक बहुत बड़ी एक सामाजिक सच्चाई है आज की। कार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं रही, वो एक स्टेटस सिंबल बन गई है। हाँ बिल्कुल। और इस सम्मान की कीमत क्या थी? कहानी बताती है कि कार महीने में एक बार भी मुश्किल से निकलती थी। पार्किंग को लेकर रोज पड़ोसियों से झगड़े होते थे। और मजे की बात तो ये है कि कॉलोनी के ज्यादातर घरों का यही हाल था। गाड़ियां महीनों धूल खा रही थी पर दरवाजे पर खड़ी थी, एक ट्रॉफी की तरह। खुशी से ज्यादा एक जिम्मेदारी बन गई थी। और यहीं पर कहानी का वो सबसे मुझे लगता है चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। कौन सा? 70% सामान ईएमआई पर था, और सच ये था 70% जिंदगी भी ईएमआई में ही जा रही थी। ये लाइन पढ़कर तो मैं सच में रुक गया था। ये बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि हम सामान खरीद रहे हैं, पर असल में हम भविष्य का अपना समय और अपनी ऊर्जा दोनों बेच रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक आर्थिक बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हाँ, जब आपकी 70% जिंदगी ईएमआई चुकाने के बारे में सोचने में ही निकल जाए तो आपके पास अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अरे खुद अपने लिए भी कितनी मानसिक शांति बचती है। कुछ भी नहीं, आप शारीरिक रूप से घर पर होते हुए भी मानसिक रूप से ऑफिस की डेडलाइन और बैंक के रिमाइंडर में उलझे रहते हैं। इसीलिए तो बच्चे कहते हैं, पापा आप हमेशा बिजी रहते हो। काल में फंसते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ हमारा अपना चुनाव है या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक दबाव भी काम कर रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है और असल में ये एक दुष्चक्र है। कहानी के मुताबिक समाज में दो बहुत बड़ी भ्रांतियां या कह लें कि झूठे विश्वास फैल गए हैं। अच्छा। पहला है सामान से सम्मान मिलेगा और दूसरा है सुविधा से सुख मिलेगा। हाँ, हमें लगता है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट फोन होगा, ब्रांडेड कपड़े होंगे, बड़ा घर होगा तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। बिल्कुल। और हमें ये भी लगता है कि एयर कंडीशनर, मखमली सोफे और वो बड़ी टीवी स्क्रीन हमें हमेशा के लिए सुखी कर देगी। और असल में तो ऐसा होता नहीं है। एक नया फोन कुछ ही महीनों में पुराना हो जाता है और फिर किसी और के हाथ में नया मॉडल देखकर हमारे मन में फिर से वही कमी का एहसास जाग जाता है। हाँ, सुख तो बस एक मृग तृष्णा बनकर रह जाता है। हम जितना उसके पीछे भागते हैं वो उतना ही दूर चला जाता है। तो अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ,
हम एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जहाँ सम्मान के लिए सामान खरीदते हैं और फिर उस सामान की EMI चुकाने के लिए वो समय और शांति बेच देते हैं जो हमें अपने परिवार के साथ बितानी चाहिए थी। आपने पूरी स्थिति का सार बता दिया। और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें व्यक्ति जितना ज्यादा फंसता है वो उतना ही अकेला और खाली महसूस करता है। और ये जो खालीपन है ये शायद सबसे खतरनाक है। विक्रम की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ ना? उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है। हाँ, एक ऐसा दोस्त जो विक्रम से शायद पैसे कम कमाता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक संतोष था, जो विक्रम को अपनी करोड़ों की संपत्ति में भी नहीं मिल रहा था। और उस दोस्त ने बातों बातों में एक ऐसी बात कह दी जो पूरी सोच को झकझोर कर रख देती है। क्या कहा उसने? उसने कहा, दुनिया अमीरी की दौड़ में है, पर कोई खुद को अमीर मानता ही नहीं, क्योंकि तुलना हमेशा उससे होती है जिसके पास हमसे ज्यादा है। वाह, ये वाकई तो आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा सच लगता है। बिल्कुल। हम लगातार दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, उनकी छुट्टियों की तस्वीरें, उनके नए गैजेट्स, और उसे देखकर हमें अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी ही नजर आती है। हाँ, भले ही हमारे पास जरूरत की हर चीज मौजूद हो, ये तुलना का जो मनोविज्ञान है ये बहुत ही घातक है। बहुत घातक। और इसी वजह से हम हमेशा एक अभाव में जीते हैं। हमारे पास जो है हम उसका आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर है जो हमारे पास नहीं है। कहानी इसे एक मानसिक गरीबी कहती है। मानसिक गरीबी? हाँ, जिसका आपके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप करोड़पति होकर भी मानसिक रूप से दरिद्र महसूस कर सकते हैं। और इसी बातचीत में विक्रम का दोस्त अमीर और गरीब की परिभाषा को ही पलट देता है। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो अमीर किसे कहता है? वो कहता है कि अमीर वो नहीं है जिसके पास सिर्फ साधन ही साधन हो, पर रिश्ते पैसों पर टिके हो। एक ऐसा घर जहाँ पत्नी कहे तुम सुनते नहीं, बच्चे कहें आप समझते नहीं। अच्छा। जहाँ सब कुछ होते हुए भी तुलना के कारण मन में हमेशा कमी का भाव बना रहे। वो इसे बाहरी अमीरी भीतर दरिद्रता कहता है। बाहरी अमीरी भीतर दरिद्रता, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। मतलब आप बाहर से अमीर दिख सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से मन खाली है, रिश्ते खोखले हैं, तो वो सच्ची अमीरी नहीं है। बिल्कुल। और गरीब की परिभाषा वही पारंपरिक है। वो व्यक्ति जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। वहाँ साधनों की वास्तविक कमी है। लेकिन अमीर की परिभाषा को बदलकर उसने विक्रम को एक तरह से आईना दिखा दिया। विक्रम को समझ आया कि वो गरीब नहीं है, लेकिन वो उस भीतरी दरिद्रता का शिकार जरूर है। तो एक तरफ साधनों की कमी है और दूसरी तरफ साधन होते हुए भी मन की शांति की कमी है। हाँ, विक्रम इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। और यहीं से उसके मन में वो असली सवाल उठता है। वो अपने दोस्त से पूछता है, तो फिर समृद्धि क्या है? बिल्कुल, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, जो हमें अमीर और गरीब के इस झूले से बाहर निकालकर एक तीसरे विकल्प की ओर ले जाता है। तो अब तक हमने ये समझा कि सिर्फ पैसा और सामान इकट्ठा कर लेना अमीरी नहीं है, खासकर अगर उसकी कीमत मन की शांति और रिश्तों से चुकानी पड़े। हाँ, तो असली सवाल यही है कि इस अमीर गरीब के झूले से बाहर निकलकर असली खुशहाली यानी समृद्धि कैसे पाई जाए। और यहीं से कहानी हमें एक नए रास्ते पर ले जाती है। जब विक्रम का दोस्त समृद्धि के बारे में बताता है, तो वो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी का जिक्र करता है। उनका कहना है कि समृद्धि अमीरी से बिल्कुल अलग है। अमीरी एक अंधी दौड़ है, जबकि समृद्धि एक समझ है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? कैसे अलग है ये? कहानी के अनुसार समृद्धि का मूल सूत्र एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे वाक्य में छिपा है। क्या? भौतिक समृद्धि के लिए अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना जरूरी है। अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान? हाँ, इसका मतलब है कि जब तक हमें ये ठीक ठीक पता ही नहीं होगा कि हमें असल में चाहिए क्या और कितना चाहिए, तब तक हम हमेशा और की दौड़ में भागते रहेंगे और इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। ये तो बहुत तार्किक बात है। अगर मंजिल ही पता न हो तो यात्रा कभी खत्म कैसे होगी? बिल्कुल। लेकिन ये ज्ञान कि हमारी वास्तविक जरूरतें क्या हैं, ये मिलेगा कहाँ से? आज की दुनिया में तो अपनी जरूरतों को अपनी चाहतों से अलग करना ही सबसे मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और इसका रास्ता भी कहानी में बताया गया है। विक्रम का दोस्त उसे जीवन विद्या शिविर के बारे में बताता है। अच्छा। और वो साफ करता है कि ये कोई धार्मिक प्रवचन या कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह परिवार के साथ बैठकर की जाने वाली समझदारी की यात्रा है। समझदारी की यात्रा?
हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ आप तर्क और संवाद के जरिए अपनी जिंदगी के इन बुनियादी सवालों के जवाब खुद खोजते हैं। और इस मुलाकात के बाद विक्रम का आत्ममंथन शुरू होता है। वो पहली बार खुद से कुछ ऐसे बुनियादी सवाल पूछता है जो हम सबको शायद खुद से पूछने चाहिए। जैसे क्या ये 84 इंच की टीवी मेरी सच में जरूरत है, या पड़ोसी के 75 इंच की टीवी से बड़ा दिखने की चाहत? ये महंगा मोबाइल संवाद का साधन है या समाज में मेरे स्टेटस का प्रतीक? ये ब्रांडेड कपड़े मुझे आराम देते हैं या दूसरों के सामने मेरी एक झूठी पहचान बनाते हैं? और यहीं से उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि हमारी आवश्यकताओं की गणना दिखावे और तुलना से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जब वो शिविर में जाता है तो उसकी ये समझ और गहरी होती है। उसे समृद्धि के कुछ मुख्य बिंदु समझ आते हैं। पहला, समृद्धि का अर्थ है जितनी आपकी वास्तविक आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध होना। वास्तविक आवश्यकता, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरा, वास्तविक अमीरी तब है जब परिवार धन से नहीं बल्कि भाव से, प्रेम से, सम्मान से जुड़ा हो। ये बात सोचने वाली है। यानी समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे घर के माहौल में, हमारे मन की स्थिति में होता है। हाँ। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। और ये समझ आने के बाद विक्रम के जीवन में जो बदलाव आता है वो इस बात का सबूत है। सही बात है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहता। नहीं, कहानी बताती है कि उसने अपनी कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखना बंद कर दिया और जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करना शुरू किया। उसने फालतू के खर्चों पर रोक लगाई, जिससे उसकी EMI का बोझ कम हुआ। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि उसने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। जो समय वो और पैसा कमाने के लिए ऑफिस में लगाता था, अब वो अपने बच्चों और पत्नी को देने लगा। और इसका नतीजा कमाल का था। कहानी में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, अब घर में 84 इंच की टीवी से ज्यादा 8 लोगों की हंसी गूंजने लगी। वाह। मखमली सोफों पर बैठने से जो आराम नहीं मिलता था वो रिश्तों में आई कोमलता से मिलने लगा। ये दिखाता है कि असली सुख सुविधाओं में नहीं, संबंधों में है। ये एक व्यक्ति का बदलाव है पर इसका संदेश पूरे समाज के लिए है। आज पूरी दुनिया अमीरी गरीबी के झूले पर सवार है। कभी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो हम खुद को अमीर समझने लगते हैं, कभी नीचे जाता है तो गरीब। ये झूला हमें लगातार ऊपर नीचे करता रहता है, जिससे जीवन में एक स्थायी अस्थिरता बनी रहती है। और इस झूले के विपरीत कहानी में समृद्धि का झूला बताया गया है। समृद्धि का झूला? हाँ, ये एक ऐसा झूला है जो स्थिरता देता है, क्योंकि ये बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी भीतरी समझ पर आधारित है। तो अगर हमें समृद्धि को निचोड़कर कुछ वाक्यों में समझना हो तो इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? स्रोत के आधार पर हम इसे 4 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, मुझे और मेरे परिवार को क्या आवश्यक है, इसका स्पष्ट ज्ञान होना, बिना तुलना या दिखावे के। बिल्कुल। दूसरा, अपनी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होना और उस पर संतोष का भाव होना। तीसरा, साधन जीवन का हिस्सा हो लेकिन साधन ही जीवन न बन जाए। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि भाव से जुड़े हों। घर में विश्वास, सम्मान और प्रेम का माहौल हो। ये परिभाषा अपने आप में संपूर्ण लगती है। विक्रम का बदलाव ये साबित करता है कि ये रास्ता सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि इसे जिया जा सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार इन 2 पंक्तियों में छिपा है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कौन सी? सामान से सम्मान नहीं मिलता, समझ से सम्मान मिलता है। और सुविधा से निरंतर सुख नहीं मिलता, संबंध और समाधान से सुख मिलता है। हम अक्सर सम्मान और सुख को गलत जगहों पर बाहरी चीजों में खोजते रहते हैं, जबकि वे हमारी अपनी समझ और हमारे रिश्तों की गहराई में मौजूद होते हैं। तो संदेश साफ है, अमीरी गरीबी के इस अंतहीन झूले को छोड़कर समृद्धि के झूले की सवारी करें। एक ऐसी जिंदगी जिएं जहां घर एक शोरूम नहीं बल्कि प्रेम का स्थान हो, जहां कार दरवाजे पर नहीं संतोष दिल में खड़ा हो, और जहां जीवन तुलना से नहीं बल्कि समझ से जिया जाए। ये एक शक्तिशाली विचार है और शायद आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत भी। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज की बातचीत के बाद अपने घर में किसी एक वस्तु को देखें, चाहे वो आपका फोन हो, आपकी गाड़ी हो या कोई महंगा कपड़ा, और बस एक पल के लिए ईमानदारी से खुद से पूछें, ये मेरी जरूरत है या मेरे सम्मान का प्रतीक? इसका जवाब जो भी हो, वो शायद एक नई, ज्यादा सार्थक यात्रा की शुरुआत हो सकती है।